हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम 5 सवाल डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के करंट अफेयर से रिलेटेड। आइए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फ्लैट 20% का डिस्काउंट यहाँ पर हमारे कोर्सेज पर दिया जा रहा है, प्रीलिम्स कोर्सेज एज वेल एज टेस्ट सीरीज पर। ये कूपन कोड आपको यहाँ पर यूटिलाइज करना है। 24 फेब तक आपका ये वैलिड रहेगा। एंड एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज में एंड अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। तो पेटीएम का पेमेंट बैंक जो है उससे रिलेटेड जो क्राइसिस हमें देखने को मिले हैं, जो इतना बड़ा इंसिडेंट यहां पर हो चुका है, आप डेफिनेटली उसे ट्रैक कर रहे होंगे। तो इंपॉर्टेंट है यहां पर पेमेंट बैंक से रिलेटेड एक सवाल डिस्कस करना। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है कितनी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट है। पहले में कह रहे हैं कि भैया इन्हें सीआरआर मेंटेन करना है। सेकंड में कह रहे हैं कि अपनी सब्सिडरी सेटअप कर सकते हैं जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज अंडरटेक कर सकते हैं। थर्ड में कह रहे हैं कि जितना इनके पास पैसा आ रहा है उसका मिनिमम 75% इन्हें इन्वेस्ट करना है इन एसएलआर एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर ट्रेजरी बिल्स जिनकी मैच्योरिटी 1 साल तक की यहां पर देखने को मिलती है। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सा अपना नॉलेज बेस यहां पर चेक कीजिए और बताइए कितनी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। तो देखिए पेमेंट बैंक के केस में जो यहां पर स्टेटमेंट रखी गई है पहली सीआरआर की, कि भैया आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ योर जितने भी एनडीटीएल है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज हैं, उसका एक फिक्स परसेंटेज आपको आरबीआई के पास यहां पर रखना है इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो बिल्कुल करेक्टली यहां पर बताया गया है और ये पेमेंट बैंक के लिए भी एप्लीकेबल है। सेकंड में कह रहे हैं कि भैया जो आपके ये पेमेंट बैंक्स हैं ये सब्सिडरीज भी सेटअप कर सकते हैं जिनके द्वारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वहां पर अंडरटेक की जाएंगी। तो ये स्टेटमेंट यहां पर इनके लिए इनकरेक्ट है, ये रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर लगाई गई है। देखिए पेमेंट बैंक का जो संगठन या एस्टैब्लिशमेंट जो की गई थी, जो कॉन्सेप्ट यहां पर आया था डिफरेंशिएटेड बैंकिंग का, नचिकेत मोर कमेटी के माध्यम से आया था। और उनका मेजर ऑब्जेक्टिव पेमेंट बैंक्स को एस्टैब्लिश करने का क्या था कि देखो जो हमारे देश में बैंकिंग हैबिट्स हैं लोगों की, उससे और इंप्रूव करना है कि बहुत सारे लोग अभी भी जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं है वो भी इस डोमेन में आ सकें। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि स्मार्ट डिवाइसेस के चलते जो वॉलेट सिस्टम यहां पर आया, कि उसके चलते शायद थोड़ा सा इसे प्रमोट किया जा सकता है, थोड़ी बैंकिंग हैबिट्स को प्रमोट किया जा सकता है, जिसके चलते फिर पेमेंट बैंक्स की बात की गई। तो पेमेंट बैंक्स के लिए मैंडेट क्या रखा गया कि भाई आप सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, किसी प्रकार के लोन्स और क्रेडिट आपके द्वारा एक्सटेंड नहीं किए जाएंगे, राइट। तो उसी परसेप्शन से यह भी बात रखेगी कि अगर वो यहां किसी प्रकार का लोन नहीं देंगे, क्रेडिट नहीं देंगे, तो यार उनके द्वारा पैसा कैसे कमाया जाएगा। तो बोला गया कि आपको मिनिमम 75% जितना आपके पास पैसा आ रहा है उसे इन्वेस्ट करना है एसएलआर एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेजरी बिल्स में, जहां से वो रिटर्न कमाएंगे और छोटा मोटा जो भी सेविंग्स रेट रहेगा अपने डिपॉजिटर्स को वहां पर उनके द्वारा ऑफर किया जाएगा। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं इसके बेसिस पर, जिसके चलते हमारा बी ऑप्शन यहां करेक्ट ऑप्शन है। चलिए तो वही चीज आपको बताएगी एक्सप्लेनेशन में, आप प्लीज एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। 2 लाख पर अकाउंट तक की लिमिट यहां पर रखी गई है जो कि पहले 1 लाख तक की थी। तो आरबीआई ने यह भी ऑब्जर्व किया था ड्यूरिंग ऑडिट्स कि जब 1 लाख तक की लिमिट थी ना, तब भी 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना पैसा डिपॉजिट करवाया था एंड पेमेंट बैंक ने इस चीज को एक्सेप्ट भी किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम डिपॉजिट इनके द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए जाते, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स यहां पर देखने को मिलते हैं। क्रेडिट कार्ड्स इशू नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है लोन या क्रेडिट एक्सटेंड करने की। डेबिट कार्ड इनके द्वारा यहां पर इशू किए जाते हैं। उसके अलावा ना ही किसी एनबीएफसी सर्विसेज को यहां पर दे सकते हैं। एनआरआई डिपॉजिट्स यहां पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा अगर अपना कुछ पैसा किसी प्रकार से किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में यहां पर रखना चाहते हैं ऑपरेशनल पर्पसेस के लिए, लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए, तो मैक्सिमम 25% वहां पर रख सकते हैं। ठीक है जी, अपने जितने भी उनके पास फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट वहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि उनके द्वारा ये पैसा वहां पर इन द करंट एज वेल एज टाइम और फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में बाकी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास रखा जा सकता है, ताकि उससे भी थोड़ा बहुत पैसा वहां पर वो कमा सकें, राइट। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है हमारे पेमेंट बैंक से रिलेटेड। तो आई होप आपने इसको करेक्टली यहां पर मार्क किया हो, बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो आपको यहां पर बताना है। पहले में कह रहे हैं कि किसी कंपनी को अगर लिस्ट होना, इफ दे वांट टू बी लिस्टेड, ठीक है, अपने लंबे समय तक वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड रहना चाहते हैं, तो उसमें बोला गया कि मिनिमम जो पब्लिक स्टेक है इट मस्ट हैव अ पब्लिक स्टेक ऑफ एटलीस्ट 25%। सेकंड में वॉश ट्रेडिंग के बारे में बात की गई कि इलीगल है भैया इंडिया में। और थर्ड में कह रहे हैं कि भैया कंपनी अगर चाहती है टू बी लिस्टेड एज एन एसएमई आईपीओ, तो उनका मैक्सिमम जो पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल है वो 25 करोड़ का यहां पर होना चाहिए। तो 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, बताइए इनमें से कौन कौन सी करेक्ट है। तो बेसिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे यहां पर पूछी गई है ना, तो कौन सी इनकरेक्ट है वो आपको बेसिकली यहां पर बताना है। तो पहले में तो बिल्कुल करेक्टली कहा गया है कि अगर कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है तो उस समय पर जब उनके द्वारा आईपीओ लॉन्च किया जाएगा, सो मिनिमम 25% जो उनके शेयर्स हैं वो वहां पर ऑफर किए जाएंगे। ठीक है, कि मिनिमम 25% की जो ओनरशिप है वो पब्लिक के पास रहनी चाहिए। और इस 25% में से किसी भी तरीके से
कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, ओनर्स हैं, उनकी शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए कि वो बाहर से जाके ये शेयर्स यहां पर खरीद रहे हैं अंडर फॉल्स प्रेटेंसेस। ठीक है जी, तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्टली यहां पर बताई गई है। सेकंड में बात हो रही है वॉश ट्रेडिंग के बारे में कि इलीगल है भैया देश में हमारे, तो बिल्कुल सही यहां पर बताया गया है। तो वॉश ट्रेडिंग बेसिकली क्या कहता है? वॉश ट्रेडिंग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसके चलते हम समझते हैं कि मान लीजिए 3 व्यक्ति यहां पर हैं, ठीक है, इनका सोल पर्पस है, इनके पास पैसा यहां पर अवेलेबल है कि किसी एक पर्टिकुलर एबीसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं टाइम एंड अगेन और उसे बेचते जा रहे हैं, साइमल्टेनियसली इनके द्वारा बाय और परचेज यहां पर होता रह रहा है। ठीक है कि ए अपने शेयर सी के पास जा रहे हैं, सी के शेयर्स बी के पास जा रहे हैं, बी के शेयर्स ए के पास जा रहे हैं, सेम कंपनी के बार बार खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। अब इसके चलते क्या होता है कि भैया जो आपका ट्रेड वॉल्यूम रहता है वो फ्लक्चुएट करना शुरू हो जाता है, वो इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है कि इस पर्टिकुलर शेयर में काफी ट्रेड हो रहा है और उसकी वैल्यू फिर वहां पर बढ़नी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि लगता है कि भैया डिमांड यहां पर बढ़ रही है। ठीक है, तो एक तरीके से यहां पर कोई ओनरशिप नहीं है, जस्ट बिकॉज मार्केट को थोड़ा फ्लक्चुएट करने के लिए, इंपैक्ट करने के लिए इस प्रकार की प्रैक्टिस यहां पर फॉलो की जाती है। तो जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप के केस में, तो उसमें भी ये पॉइंट रखा गया था कि उनके द्वारा भी वॉश ट्रेडिंग उनकी किसी सब्सिडरी या फिर शेल कंपनीज द्वारा यहां पर की जाती है ताकि उनके जो ट्रेड वॉल्यूम है उसे बढ़ाया जा सके, ताकि वहां पर उसकी वैल्यू बढ़े, सभी लोग वहां पर इंटरेस्टेड दिखें कि भैया वो भी इसमें रुचि दिखाएं कि भैया चलो हम भी शेयर को खरीदते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पर खरीद रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये वॉश ट्रेडिंग यहां पर इलीगल मानी जाती है। चलिए ये भी हो गया। थर्ड में जो बात की जा रही है, अब यहां पर थोड़ा सा डाउट आ सकता है, यहां पर बात हो रही है एसएमई आईपीओ के बारे में। तो स्मॉल और मीडियम प्राइसेस, स्मॉल और मीडियम जो आपके एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए भी यहां पर आईपीओ व्यवस्था रखी गई है, जिसके लिए अलग से उनका एक्सचेंज वहां पर रखा गया है। ठीक है, बीएसई और एनएसई दोनों के पास यहां पर एक सेपरेट एक्सचेंज उन्होंने वहां पर स्थापित किया है। तो उस केस में कहा जाता है कि जब किसी भी ऐसी स्मॉल और मीडियम कंपनी को अपने आप को लिस्ट करना है, क्योंकि डेफिनेटली उन्हें भी चाहिए कि भैया यहां पर कैपिटल मिल सके, उन्हें किसी प्रकार से कैपिटल रेज किया जा सके अपने शेयर होल्डिंग्स वहां पर डाइल्यूट करके। अब देखो इतनी बड़ी वो कंपनीज है नहीं कि डायरेक्टली बड़े आईपीओ में जाएं, बड़ी स्टॉक एक्सचेंज पर जाएं, तो उनके लिए सेपरेट यहां पर एक सेगमेंट तैयार किया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या बोला गया है कि जब उनके द्वारा आईपीओ लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, पोस्ट इशू कि आईपीओ लॉन्च होने के बाद मैक्सिमम जो उनका पेड अप कैपिटल रहेगा वो 25 करोड़ तक का यहां पर होना चाहिए। तो बिल्कुल करेक्टली ये यहां पर बताया गया है। तो ध्यान रखना कि यहां पर एसएमई आईपीओ के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, जो आपके रेगुलर आईपीओ है उनके बारे में बात नहीं की जा रही, एक एसएमई आईपीओ के बारे में बात की जा रही है जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस कंपनीज के लिए ही वैलिड है। ठीक है, पेड अप कैपिटल माने कि कितना शेयर होल्डर्स ने यहां पर पैसा इन्फ्यूज किया है शेयर्स खरीदते हुए उस पर्टिकुलर कंपनी में, तो मैक्स टू मैक्स वो 25 करोड़ तक का यहां पर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होने के चलते यहां पर हमारी जो डी ऑप्शन है वो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है कि तीनों करेक्ट है। इनकरेक्ट आपसे पूछी गई थी, राइट। चलिए, तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको एक्सप्लेनेशन में दे दी जा चुकी है। वॉश ट्रेडिंग क्या चीज है, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग क्या चीज है, ये हम ऑलरेडी यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन कहां से आया, क्योंकि रिसेंटली सेबी ने क्या बोला है, सेबी ने यहां पर यह कहा है, और थोड़ा वॉश ट्रेडिंग से रिलेटेड आपका एक कॉन्सेप्ट है। सेबी ने कहा है कि जितने भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उसकी कुछ कंडीशंस वगैरह रखी हैं कि वहां पर वो अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी डिटेल्स दें, और उन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स में कौन कौन उनके प्रमोटर्स हैं, कौन कौन उनके ओनर्स हैं, कोई ग्रुप हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कि सभी अपनी डिटेल्स यहां पर सेबी के पास जाए ताकि ये पता लग सके कि कहीं कोई ऐसा इन्वेस्टर तो नहीं या कोई ऐसी कंपनी तो नहीं जो कि इनडायरेक्टली किसी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के माध्यम से अपनी कंपनी के शेयर्स यहां पर खरीद रही हो। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल है 25% का, जो यहां पर रूल है कि मिनिमम इतनी शेयर होल्डिंग तो पब्लिक के पास होनी चाहिए, तो भैया उसको वो वायलेट कर रहे हैं, राइट। उसके अलावा कहीं ऐसे तो नहीं कि कोई आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इस प्रकार की वॉश ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो सेबी ने सारी डिटेल्स इनसे एफपीआई से यहां पर मांगी है, पहले 2023 में मांगी थी, दोबारा यहां पर डेडलाइन एक्सटेंड की गई है। अब देखते हैं कब तक ये डिटेल्स यहां पर आती है और क्या इसमें कुछ आश्चर्यचकित देखने वाला मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है जी, अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका एसएमई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसमें आपकी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज की कंपनी पैसा रेज कर सकती हैं, उनके लिए आपका ये क्वेश्चन निकाला गया था, थर्ड स्टेटमेंट उसी के बेसिस पर यहां पर रखी गई थी। तो डिटेल्स आपके सामने हैं, प्लीज एक बार इसे गो थ्रू कीजिएगा, आपको चीजें आराम से यहां पर समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स के बारे में। रिसेंटली करंट अफेयर्स में देखने को मिले थे कि सरकार द्वारा नए रूल्स यहां पर नोटिफाई किए गए हैं, और जो चेंजेस आए हैं वो आपके इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में आए हैं। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द सेम। फर्स्ट में कह रहे हैं जो आपका ओपन एक्सेस चार्जेस है वो लिवाई किए जाते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज द्वारा, डिस्कॉम्स द्वारा, ऑन दोज कंज्यूमर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी बाय करते हैं किसी और सोर्स से, उस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से नहीं, किसी और सोर्स से यहां पर खरीदा जा रहा है। सेकंड में कह रहे हैं जो आपके इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल 2024 है वो कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स आपके कॉस्ट रिफ्लेक्टिव होने चाहिए, कि जितनी इनपुट कॉस्ट उस पावर जनरेशन में लग रही है उतना ही वहां पर टैरिफ भी होना चाहिए। तो ये दो स्टेटमेंट्स दी गई, थोड़ा सोचिए और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए।
तो बेसिकली यहां पर आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, जिसके चलते सी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। तो रिसेंटली जो चेंजेस आए हैं तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स रखे गए हैं। पहला बोला गया लाइसेंस रिक्वायरमेंट जो थी पहले, ठीक है, उसकी रिलैक्सेशन दे दी गई है कि देखिए ऐसे बहुत सारे आपके कंज्यूमर्स रहते हैं, आपके आईटी पार्क्स होते हैं, आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, जिनका एक स्पेसिफाइड एनर्जी लोड होता है, स्पेसिफाइड उनके एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स भी होते हैं। तो अगर वो इस प्रकार का स्पेसिफाइड एनर्जी लोड या फिर स्पेसिफाइड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स वहां पर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, खुद ऑपरेट करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी खुद की डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइंस वहां पर लगाना चाहते हैं, तो भैया उस केस में अब उन्हें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं रहेगी। तो ये रूल किन कंपनीज या किन इंडिविजुअल्स को कवर कर रहा है जिनका लोड 25 मेगावाट से ज्यादा है एज अ कंपनी, एंड 10 मेगावाट से ज्यादा है आपके अगर हम इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क की बात कर रहे हैं कि 25 मेगावाट से ज्यादा का लोड है ऑन इंटरस्टेट ट्रांसमिशन, एंड इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन में 10 मेगावाट से ज्यादा का लोड यहां पर देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से दिस वुड एनेबल इमर्जेंस ऑफ अ न्यू कैटेगरी ऑफ बल्क कंज्यूमर्स, जो कि ऐसे बड़े बड़े आईटी पार्क्स रहते हैं, उनको अपनी खुद की एनर्जी रिक्वायरमेंट यहां पर रहती है, जिन्हें डेफिनेटली अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी का भी फायदा यहां पर मिलेगा क्योंकि लाइसेंस रिक्वायरमेंट यहां पर हटा दी गई है, एंड अपना उनका जब नेटवर्क रहेगा तो उस प्रकार से ग्रिड रिलायबिलिटी भी वहां पर एनहांस होगी, राइट। चलिए सेकंड यहां पर पॉइंट दिया गया ओपन एक्सेस चार्जेस का। तो देखिए बहुत सारे ऐसे आपके कंज्यूमर्स रहते हैं जो कि कहते हैं कि नहीं मुझे इस पर्टिकुलर पावर प्लांट से यहां से बिजली चाहिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहां से बिजली चाहिए, ठीक है जी। अब उस केस में क्या होगा कि भैया वो बिजली वो तो जनरेट कर देगा वहां पर किसी और पॉइंट पे, ठीक है, ए पॉइंट पे जनरेट हो जाएगा, बी पॉइंट पे कंज्यूम होगा, पर उसे यहां से यहां तक लाने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, डिस्कॉम्स हैं, वो अपना नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, उनका जितना भी ट्रांसमिशन सेटअप है उनके द्वारा वो हेल्प प्रोवाइड की जाती है। जब उनके द्वारा ये हेल्प प्रोवाइड की जाएगी उस केस में ये बी जो आपका कंज्यूमर है उसके ऊपर ये ओपन एक्सेस चार्जेस यहां पर इंपोज करेंगे कि भैया आपने बिजली कहीं और से खरीदी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया है, तो आपको ये चार्जेस यहां पर पे करने पड़ेंगे। तो यहां पर क्या बोला गया कि जो ओपन एक्सेस चार्जेस हैं इनके लिए कुछ नई मेथोडोलॉजी सजेस्ट की जाए, ठीक है, जैसे इसमें बिलिंग चार्जेस आपके इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, कि इनके लिए पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम का जो आपके चार्जेस लगाए जा रहे हैं थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रहे ताकि पता रहे कि किस चीज के चार्जेस यहां पर अप्लाई किए जा रहे हैं, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन के चलते कहीं ना कहीं जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी के अडॉप्शन है उसको भी हम ज्यादा देख पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो कंज्यूमर रहते हैं वो क्या कहते हैं कि यार ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, कंज्यूमर से मेरा मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज, आईटी पार्क्स, उस तरीके से कहा जा रहा है कि ये पर्टिकुलर रिन्यूएबल एनर्जी की जनरेशन यहां पर हो रही है, मुझे तो यहीं से चाहिए, मैं थोड़ा क्लीन एनर्जी को यहां पर प्रमोट करना चाहता हूं, ठीक है। तो उनको भी यहां पर फायदा मिलेगा, ए जो प्रोड्यूसर उसको भी फायदा मिलेगा कि भैया मेरी बिजली डायरेक्टली कहीं और जाके कंज्यूम हो रही है, राइट। तो ये बेसिक से पॉइंट रखे गए। उसके अलावा बोला गया कि जो आपके नए रूल्स हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ रहेगा ना, इट शेल बी कॉस्ट रिफ्लेक्टिव, कि किसी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए बिटवीन द अप्रूव्ड एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट एंड जो एस्टिमेटेड एनुअल रेवेन्यू यहां पर देखने को मिलता है, कि मतलब जितना आपका एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है, कितना आप यहां पर पैसा कमाएंगे, कितना आपका इनपुट कॉस्ट लगेगा, उस केस में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए कि आपके पास कम पैसा आ रहा है, आपका इनपुट कॉस्ट ज्यादा लग चुका है, कि जितनी आपकी इनपुट कॉस्ट है उस हिसाब से आपका टैरिफ भी यहां पर रहना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके की इनकी इंप्लीमेंटेशन होती है एंड कैसे यहां पर हमारे ओवरऑल पावर सेक्टर को इन रूल से यहां पर फायदा मिलता है। तो हमने बहुत सारी टर्म्स अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में भी डिस्कस की कि व्हीलिंग चार्जेस क्या होते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है, क्योंकि प्रीमिक्स है, छोटा इनिशिएटिव है भैया, इतना लंबा सेशन नहीं खींच सकते, तो अगर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यहां पर जरूर बताइए, ठीक है जी। चलिए चौथा सवाल है यहां पर टैक्स रेवेन्यू से रिलेटेड। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, रिसेंटली यहां पर कुछ डेटा निकाला गया था सरकार द्वारा, तो बताइए इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। पहले में कह रहे हैं टैक्स बॉयंसी के बारे में कि 2023 में डिक्लाइन हो गई है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2022। सेकंड स्टेटमेंट में यहां पर कहा जा रहा है कि जो इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो है काफी रिजेंबल करता है टू दैट ऑफ ओईसीडी कंट्रीज जिनकी सेम इकोनॉमिक पोजीशंस हैं। थर्ड में कह रहे हैं कि भैया 2023 के फाइनेंशियल ईयर में जो डायरेक्ट टैक्सेस की कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल टैक्स किटी में, मतलब जितना भी टैक्स के माध्यम से सरकार पैसा कमा रही है उसमें जो डायरेक्ट टैक्सेस की कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज हुई है अगर हम उसको फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर करें। 3 स्टेटमेंट्स हैं, फैक्ट बेस्ड पूछी गई हैं, थोड़ा सोचिए और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। तो बेसिकली यहां पर हमारी 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है जी, कि यहां पर जो आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो है ना ओईसीडी कंट्री से काफी कम है, वहां पर आपका अराउंड 30% का देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि सेम हमारी सिमिलर इकोनॉमिक पोजीशंस में है। इंडिया में अराउंड 6 to 7% का देखने को मिलता है, तो काफी कम है। तो इजीली आप बता सकते हैं कि एक स्टेटमेंट तो आपकी इनकरेक्ट यहां पर हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट टैक्स बॉयंसी क्या रिप्रेजेंट करता है? टैक्स बॉयंसी रिप्रेजेंट करता है कि भैया अगर जीडीपी में चेंज आ रहा है, ठीक है, आपके नए गुड्स एंड सर्विसेज अगर क्रिएट हो रहे हैं तो उस केस में आपके जो टैक्सेशन का रेवेन्यू है उसमें भी चेंज आना चाहिए। तो उसी को ये कैलकुलेट करने की कोशिश करता है कि क्या चेंज आया आपके टैक्स रेवेन्यू में डिवाइडेड बाय क्या चेंज आया आपकी जीडीपी में।
ठीक है। तो अगर आपको ये चेंज बढ़ता हुआ देखने को मिले तो मतलब क्या हो रहा है कि आपके कम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं बट ज्यादा टैक्सेशन की कलेक्शन यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज अ गुड इंडिकेटर कि भैया कितना एफिशिएंट आपका टैक्स सिस्टम वहां पर है, राइट। तो टैक्स बॉयंसी फाइनेंशियल ईयर 2023 में थोड़ी कम देखने को मिली एज कंपेयर टू 2022। अब 2022 में ज्यादा इसलिए था क्योंकि आपका बेस ईयर का इफेक्ट भी यहां पर था। अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पर आपकी जीडीपी भी धीरे धीरे ग्रो हो रही थी, ठीक है यार, रैपिड उस तरीके से यहां पर आपकी टैक्सेस कलेक्शन भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो ये बेसिक सा पॉइंट आपको दिया गया है। थर्ड में जो बात की गई है कि जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल टैक्स किटी में, ठीक, डायरेक्ट टैक्सेस की, वो यहां पर डेफिनेटली इंक्रीज हुई है अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर करें। तो लेटेस्ट एस्टीमेट्स यहां पर निकाले गए हैं जिसके हिसाब से कुछ कुछ पॉइंट्स यहां पर रखे गए हैं कि यहां पर जो हमारा डायरेक्ट टैक्सेस इन द ग्रॉस जीडीपी है, ठीक है, वो आपका उसकी रेशियो यहां पर निकाली गई है 6.11% का यहां पर देखने को मिला फाइनेंशियल ईयर 2023 में, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट टैक्स बॉयंसी जो है वो यहां पर डिक्लाइन हो चुकी है फ्रॉम 2.52 जो कि हमारे फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखने को मिले थे टू 1.18। अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक से पॉइंट्स यहां पर आपको दे दी गए हैं कि उस हिसाब से अगर हम ओईसीडी नेशंस के साथ यहां पर इसे कंपेयर करें जहां पर 30% तक का आपका ये रेशियो देखने को मिलता है, इंडिया में थोड़ा यहां पर कम देखने को मिल रहा है इंडिया के डायरेक्ट टैक्सेस टू द जीडीपी रेशियो का, ठीक है जी। तो ये बेसिक से पॉइंट्स यहां पर आपको दिए गए हैं, प्लीज इस डेटा पॉइंट से जरूर गो थ्रू कीजिए एंड डेफिनेटली आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो ही सकते हैं कि डायरेक्टली प्रीलिम्स में भी सवाल आ सकता है और मेंस में भी रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। चलिए लास्ट सवाल है कोल सेक्टर से रिलेटेड 3 सिंपल स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बतानी है ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि यहां पर इनकरेक्ट है। अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहले हम कह रहे हैं जो इंडियन कोल है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू एज वेल एज हाई ऐश कंटेंट देखने को मिलता है। सेकंड कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने उत्तम एप्लीकेशन लॉन्च की थी कोल क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए। और थर्ड में कह रहे हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग यहां पर अवेलेबल करवाई गई है, स्कीम निकाली गई है सरकार द्वारा कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि यहां पर इनकरेक्ट है थोड़ा बताइए। तो बेसिकली तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट है, ठीक है जी। तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स में बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, डी आंसर यहां पर हमारा करेक्ट है। तो इंडियन कोल के बारे में बेसिक सी फैक्ट शीट यहां पर आपको दे दी गई है कि 5th लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं, 2nd लार्जेस्ट इंपोर्टर है, 2nd लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, ठीक है जी। अगर हम 2021 तक का कंटेंट यहां पर देखें बट इंडियन जो कोल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम देखने को मिलती है, ठीक है, कि कम एनर्जी यहां पर ये प्रोड्यूस कर पाता है। और इसमें जो कोल इंडिया लिमिटेड है सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है इन द वर्ल्ड, राइट। उसके अलावा 100% एफडीआई यहां पर लॉ की गई है, उत्तम ऐप यहां पर निकाली गई थी ताकि उस प्रकार से कोल क्वालिटी की मॉनिटरिंग की जा सके। एंड जो करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि रिसेंटली सरकार द्वारा यहां पर वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम निकाली गई है कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था बाय द मींस ऑफ दिस 5 क्वेश्चंस। तो आई होप सभी चीजें यहां पर आपको समझ में आ गई हूं, बट अगेन आई कैन अंडरस्टैंड अगर आपको कुछ कुछ चीजें यहां पर नहीं समझ में आई हो, जैसे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड यहां पर हो सकता है कि भाई यहां पर आपकी किस प्रकार के इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन क्या है। तो ये सारी डिटेल्स हमारे करंट अफेयर के सेशंस में डिटेल में डिस्कस होती हैं, पूरा हर एक टर्म को हम वहां पर डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। पर चलिए फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन कीजिए, जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। चलिए सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।